खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि, इसको देख लेते हैं। खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि क्या है? खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है? यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि से। तो एक तो क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आता ही है। तो यहाँ से देख लेते हैं। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद और पोषक तत्वों की यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है? भोजन संरक्षण के 2 सिद्धांत है। पहला है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, दूसरा है भोजन संरक्षण के सिद्धांत निम्नवत है। पहला है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, दूसरा है सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया को रोकना तथा उसमें विलंब उत्पन्न करना, तीसरा है एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। दूध को उबालकर उसके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर उन सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित ना हो। छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। इसी प्रकार अखरोट तथा अंडे के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण का काम करते हैं और ये सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया में विलंब उत्पन्न करते हैं। तापमान को कम करने तथा भोजन को जमाने, फ्रीजिंग के द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को लंबित किया जा सकता है और इससे भोजन का संरक्षण संभव हो पाता है। जमा हुआ भोजन ताजे भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है। जमा हुआ भोजन ताजे भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है। यह इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम ताप पर अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं और कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम बाइसल्फर भी सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक है। इन रसायनों को परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स के बन सकते हैं कि परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं, कौन से परिरक्षक है। खाद्य संरक्षण के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे अचार वगैरह हैं उसमें कई दिनों तक रहने के लिए जो मार्केट के अचार मिलते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फर परिरक्षक प्रिजर्वेटिव होते हैं। परिरक्षक प्रिजर्वेटिव होते हैं सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फर। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पे देखें सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फर भी सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं। इन रसायनों को परिरक्षक कहते हैं। एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है। ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। एक कच्चे केले को कुछ दिनों के लिए रखने पर केला पक जाएगा और पीला हो जाएगा और फिर सड़ने लगेगा। यह सब एंजाइमों के कारण होता है। यदि एंजाइम की अभिक्रिया को रोक दिया जाए तो खाद्य पदार्थ सड़ने से बच जाएगा। औषधियाँ, रासायनिक औषधियों के देख लेते हैं। खाद्य संरक्षण था, अब औषधियों को देख लेते हैं। और रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण आदि में प्रयोग किया जाता है औषधियाँ कहलाती हैं, मेडिसिन्स और ड्रग्स कहलाते हैं। रसायन औषध को चिकित्सा विज्ञान में उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक्स ज्वरनाशक में प्रयोग किया जाता है। वह रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग उच्च ज्वर फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है ज्वरनाशक कहलाता है। उदाहरण के लिए एस्पिरिन, एसोटिल सैलिसिलिक अम्ल, पैरासीटामोल या फिनएसिटिन। तो ज्वरनाशक का अगर कोई पूछेगा कौन सी औषधि है, मेडिसिन है या ड्रग्स है, तो मेडिसिन ज्वरनाशक के लिए, फीवर के लिए एस्पिरिन जिसका नाम है एसोटिल सैलिसिलिक अम्ल और दूसरा है पैरासीटामोल तथा फिनएसिटिन। फिर उसके बाद पीड़ाहारी या दर्दनाशक में एनाल्जेसिस में
कि किसका प्रयोग किया जाता है, दर्द को दूर करने में, पीड़ा को दूर करने में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन का। तो औषध जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्र की कुप्रभाव के दर्द को कम करती है, अन्य तंत्र की कुप्रभाव के दर्द को कम करती है, दर्दनाशक कहलाती है। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, अनिद्राकारी औषध, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस, और एक है नार्कोटिक। एक है नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब अनिद्रा, मतलब निद्रा नहीं आती है, और नार्कोटिक मतलब निद्रा आती है। तो नार्कोटिक में कौन सा मेडिसिन है वो देख लेते हैं। नार्कोटिक के लिए एस्प्रिन का नाम है 2-एसीटॉक्सीबेंजोइक अम्ल, और दूसरा है पैरासीटामोल 2-एसिटामिडोफिनॉल, तब की अति लोकप्रिय निद्राकारी दर्दनाशक है। तो पैरासीटामोल हो गया और एक एस्प्रिन हो गया। तो ये नार्कोटिक है जो यहाँ पर अभी देखिए हम लोग, ये नॉन नार्कोटिक है, एस्प्रिन और अनिद्राकारी होती हैं, एस्प्रिन और पैरासीटामोल। और फिर उसके बाद निद्राकारी में देख लेते हैं। नार्कोटिक में औषध जब सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराई जाती हैं एवं दर्द कम करती है तथा निद्रा उत्पन्न करती है, निद्राकारी कहलाती है। जबकि अधिक मात्रा में यह आलसीपन, कोमा तथा मृत्यु कारक हो सकती है। अगर अधिक मात्रा में इसको खा लिया जाए तो आलसीपन हो जाता है, लैक्सीनेस हो जाता है, कोमा में इंसान चला जा सकता है या फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो जो निद्राकारी जो मेडिसिन है, पीड़ानाशक है, मुख्यतः कौन से हैं? अफीम क्या है? नार्कोटिक है। अफीम नार्कोटिक है, ओपियम नार्कोटिक है। अफीम का उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन और हेरोइन होते हैं। जो अफीम के उत्पाद हैं मॉर्फिन है, कोकीन है, हेरोइन होते हैं, और तथा ये आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। यह निद्राकारी ओपिएट कहलाते हैं क्योंकि ये अफीम से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो अफीम से किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन से प्राप्त होता है, कोकीन और हेरोइन होते हैं। तो यहाँ पे अफीम किससे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है मॉर्फिन। मॉर्फिन को पहली बार उत्तर दी जाएगी। तो ये है मॉर्फिन। और यहाँ पे है नार्कोटिक में कौन कौन सी आएंगी? अफीम, मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन, ये सब नार्कोटिक में आएंगी, जो निद्रा लाती हैं या फिर जो निद्रा के लिए रहती हैं, आलसीपन के लिए रहती हैं। आधे खा लेने पे आलसीपन होगा और कोमा में जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। फिर उसके बाद प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक को देख लेते हैं क्या है। एंटीसेप्टिक को देख लेते हैं कौन सा है। एंटीसेप्टिक में है और वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें प्रतिरोधी कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक में किस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसे देख लेते हैं। प्रतिरोधी जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं तथा इनका प्रयोग कटने या घाव पर किया जा सकता है। प्रतिरोधियों के सामान्य उदाहरण है मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आयोडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट आदि। तो यहाँ पे है कि अगर एंटीसेप्टिक के लिए कौन सी मेडिसिन होगी, तो एंटीसेप्टिक के लिए मेडिसिन कौन सी होगी? मर्क्यूरोक्रोम एंटीसेप्टिक है, मर्क्यूरोक्रोम एंटीसेप्टिक है, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक है। मर्क्यूरोक्रोम एंटीसेप्टिक है, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक है आदि। और फिर उसके बाद देख लेते हैं विसंक्रामक क्या है। डिसइनफेक्टेंट मतलब कि जो है इन्फेक्शन नहीं होता है जिससे, वही है डिसइनफेक्टेंट। वे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं विसंक्रामक कहलाते हैं। इनका प्रयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमण में किया जाता है। मतलब कि जहाँ से संक्रामक रोगों फैलने के चांसेस कम हो, जैसे कि अभी यहाँ देखते हैं फिनाल फर्श पे लगाए जाते हैं वही। यह जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं तथा त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम फर्श को साफ करने के लिए फिनाल का उपयोग करते हैं, मेथिल फिनाल का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो ये है कि जो संक्रामक जीवाणु हैं उनको जो है सूक्ष्म जीव हैं उन्हें दूर किया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे फिनाल का प्रयोग फर्श साफ करने में किया जाता है। तो ये विसंक्रामक है, डिसइनफेक्टेंट है। यहाँ इससे जो है इन्फेक्शन फैलता नहीं है, मतलब कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो ये है फिनाल डिसइनफेक्टेंट है, और मेथिल डिसइनफेक्टेंट है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइनफेक्टेंट है, क्लोरीन डिसइनफेक्टेंट है जो पानी में डाला जाता है कि पानी में डाला जाता है क्लोरीन को उसको साफ़ करने के लिए। तो ये है डिसइनफेक्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर जो आसपास वो जो कुएँ वगैरह को साफ़ करने के लिए या फिर
कुएँ वगैरह में डालने उलने के लिए। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है जो ये भी डिसइंफेक्टेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर। सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग ये भी डिसइंफेक्टेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड डिसइंफेक्टेंट होता है। और फिर उसके बाद है ट्रैंक्विलाइजर को देख लेते हैं, प्रशांता ट्रैंक्विलाइजर को देख लेते हैं क्या। वे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने और अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांता कहलाते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे ये पूछता है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल पूछ लेगा एंटीसेप्टिक कौन सा है, और इसमें पूछ लेगा डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, इसमें पूछ लेगा ट्रैंक्विलाइजर कौन सा है। तो ट्रैंक्विलाइजर को अभी देख लेते हैं कौन सा है। ये औषधियाँ तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रैंक्विलाइजर या प्रशांतक होते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होते हैं, मानसिक तनाव को ये कम करते हैं। तथा उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनमें अति तनाव, हाइपरटेंशन, अवसादित या हिंसक गुण होते हैं। रेजरपाइन होता है एक प्रबल प्रशांतक है जिसे राउवोल्फिया सर्पेंटाइन पौधे से पृथक किया जाता है। बारबीट्यूरिक अम्ल तथा इसकी उत्पन्न जैसे ल्यूमिनल, सेकोनल आदि अन्य प्रशांतक औषध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रशांतक है ट्रैंक्विलाइजर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है और ये मानसिक तनाव को कम करते हैं, अवसाद को दूर करते हैं। और प्रशांतक और ट्रैंक्विलाइजर के एग्जाम्पल है तो यहाँ पे रेजरपाइन एक ट्रैंक्विलाइजर है, प्रशांतक है। और राउवोल्फिया सर्पेंटाइना नामक एक पौधा होता है, उन्हीं से रेजरपाइन को प्राप्त किया जाता है। तो राउवोल्फिया सर्पेंटाइना एक पौधा होता है, उन्हीं पौधे से रेजरपाइन पाया जाता है। ये रेजरपाइन जो है ट्रैंक्विलाइजर और प्रशांतक का काम करता है। और इस ट्रैंक्विलाइजर का एक अन्य उदाहरण भी है बारबीट्यूरिक अम्ल, और बारबीट्यूरिक अम्ल भी एक ट्रैंक्विलाइजर है। बारबीट्यूरिक अम्ल भी एक ट्रैंक्विलाइजर है। और न्यूमिनल ट्रैंक्विलाइजर है, सेकोनल ट्रैंक्विलाइजर है। और यहाँ पे तो 1 2 3 4 एग्जाम्पल है ट्रैंक्विलाइजर के। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ट्रैंक्विलाइजर हैं कौन से नहीं हैं। तो आप इसको अच्छे से क्लियर किए रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ट्रैंक्विलाइजर है वो रेजरपाइन कभी कभी पूछ लेता है किस पौधे से बनता है रेजरपाइन ट्रैंक्विलाइजर किस पौधे से बनता है। तो राउवोल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से बनता है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से रेजरपाइन बनता है। और फिर उसके बाद बारबीट्यूरिक अम्ल से बनता है ट्रैंक्विलाइजर, बारबीट्यूरिक अम्ल से बनता है बारबीट्यूरिक अम्ल एक ट्रैंक्विलाइजर है। ल्यूमिनल भी ट्रैंक्विलाइजर है, सेकोनल एक ट्रैंक्विलाइजर है, आदि अन्य प्रशांतक औषध हैं मतलब मेडिसिन है। फिर उसके बाद है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स को देख लेते हैं कौन सी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी प्रतिजैविक है या फिर एंटीबायोटिक है। प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। तो ये है कि जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका क्या काम है। पहली बार तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रिया को बाधित करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि एंटीसेप्टिक कौन सा है। तो प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वर्ष 1929 में कवक पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। तो यहाँ ये पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और किस कवक से की थी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से की थी। कवक से पेनिसिलिन की खोज की, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सल्फर ड्रग्स को देख लेते हैं ये क्या है। और औषधों का वह समूह जो कि सल्फेनिमाइड से उत्पन्न होते हैं सल्फर ड्रग्स कहलाते हैं। तो सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं, जो सल्फेनिमाइड से उत्पन्न होते हैं, जो सल्फेनिमाइड मेडिसिन से उत्पन्न होते हैं। सल्फेनिमाइड से उत्पन्न जो मेडिसिन होते हैं उन्हें सल्फर ड्रग्स कहते हैं। फिर उसके बाद सल्फाडाइजिन किसे कहते हैं, ये सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फर ड्रग्स है। यह लगभग सभी प्रकार के
कॉक्सस संक्रमणों में प्रभावकारी है। इसका प्रयोग पेचिश, मूत्र व श्वसन संक्रमण के उपचार हेतु किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉक्सस संक्रमणों में प्रभावकारी कौन है। कॉक्सस संक्रमणों में प्रभावकारी कौन है, तो इसका सही उत्तर है सल्फाडाइजिन। और जो सल्फाडाइजिन है वो किस चीज़ के लिए होता है, ये पेचिस होता है, पेचिस की दिक्कत होती है, मूत्र या श्वसन संक्रमण होते हैं, तो इन सब के उपचार के लिए सल्फाडाइजिन का प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं एनेस्थेटिक, बेहोशी कारक है। एनेस्थेटिक की बेहोशी कारक से संबंधित जो मेडिसिन्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, वे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वे पौधे जो सभी प्रकार की कोशिकाओं, मुख्यतः तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के जैव कार्यों के प्रति अवचेतना, इनसेंसिबिलिटी उत्पन्न करते हैं। इन जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उनको इनसेंसिबल कर देते हैं, ये उत्पन्न करते हैं, वे बेहोशी कारक कहलाते हैं। बेहोशी कारकों का प्रभाव उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होता है, अर्थात प्रभावित अंग बेहोशी कारक की सांद्रता के कम हो जाने पर शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो जैसे कि होता है कि कुछ भी जैसे दांत वगैरह दर्द होता है, तो फिर दांत का जो डॉक्टर होता है वो दांत का इलाज करने के लिए वहाँ एक इंजेक्शन लगाता है, तो जिससे दांत में दर्द नहीं होगा। फिर और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह में भी ऐसे ये सब मेडिसिन दिए जाते हैं, इनेस्थेटिक मेडिसिन, जिससे आसानी से ऑपरेशन किया जा सके। जिस पार्ट में करना है, जैसे हाथ पैर जहाँ भी करना हो, तो वहाँ पे ये एनेस्थेटिक बेहोशी कारक जो इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं या फिर दवाएं दे दी जाती हैं, जिससे वो जो बॉडी का वो पार्ट जो है बिल्कुल शून्य सा हो जाता है, यानी कि वो बेहोश हो जाता है, वो पार्ट बेहोश हो जाता है, और उसका जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम है वो इनसेंसिबल हो जाता है, जिससे फिर आसानी से ऑपरेशन किया जा सकता है, आसानी से ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये था, उसे एनेस्थेटिक कहते हैं। तो इसमें एनेस्थेटिक क्या होता है, बेहोशी कारक क्या होता है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव को देख लेते हैं, खाद्य परिरक्षक को देख लेते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा, जीवाणुओं, यीस्ट तथा कवक करने में किया जाता है। कुछ प्रमुख खाद्य परिरक्षक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव्स का नाम कौन से हैं, कौन से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है सार्विक अम्ल तथा इसके लवण, चौथा है एक्सपोसाइड। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5, सोडियम बेंजोएट, सार्विक अम्ल तथा इसके लवण, सार्विक अम्ल तथा इसके लवण, फिर एक्सपोसाइड। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5, इसका प्रयोग जैस, सॉस, अचारों के परिरक्षण में किया जाता है, तो अचारों के परिरक्षण सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में किया जाता है। और फिर सोडियम बेंजोएट यह सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक है, जिसका प्रयोग मृदु पेय, सॉफ्ट ड्रिंक तथा अम्लीय भोजन आचार में किया जाता है। और सार्विक अम्ल तथा इसके लवण, सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, सोडियम तथा पोटेशियम सॉल्वेट का अत्यधिक प्रयोग कुछ भोज्य पदार्थों में यीस्ट और फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे चीज़ में, पका खाना में, अचार और कुछ मांस एवं मछली उत्पाद में किया जाता है। इसका एक्सपोसाइड है एथिलीन प्रोपिलीन। एक्सपोसाइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक है तथा शुष्क फल, मसालों आदि के परिरक्षण में काम आते हैं। तो यह है एक्सपोसाइड क्या है, एथिलीन तथा प्रोपिलीन। एक्सपोसाइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक होता है और शुष्क फल और मसालों के परिरक्षण में काम आते हैं। तो यहाँ पे हम फूड प्रिजर्वेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से फूड प्रिजर्वेटिव हैं, कौन से नहीं हैं। तो जो कौन से हैं, इसका सही उत्तर है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5 और सोडियम बेंजोएट है, सॉर्बिक अम्ल तथा इसके लवण है, सॉर्बिक एसिड एंड सॉल्ट है, और उसके बाद है एक्सपोसाइड है। तो 1 2 3 4 हैं ये जो है फूड प्रिजर्वेटिव है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।